क्या क्या बता दिया था लास्ट क्लास में? चलो लास्ट क्लास में क्या क्या बताया था ये बताओ। और क्या क्या बताया था? टिपिकल से पूछा जाए? पूछना शुरू करूं? नो सर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन शुरू कर दिया था ना। टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन तक बताया था। तो मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल नेचर का होता है ये बता दिया था, और सेमी फ्लूइड नेचर का भी होता है, यहां तक बता दिया था। आज हम लोग इससे आगे, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर, जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था तब तक स्ट्रक्चर को पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। स्ट्रक्चर को पता लगा पाना मुश्किल होता था। क्यों मुश्किल होता था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत सारे चीज, किसी भी चीज को लाखों गुना बड़ा करके देख सकता है, तो उससे हमें स्ट्रक्चर को पता लगाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ तो क्या कोई भी रिसर्च प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं होता था? होता था। तो कैसा रिसर्च होता था? तो बायोकेमिकल एनालिसिस होता था। कैसा एनालिसिस? बायोकेमिकल एनालिसिस। तो बायोकेमिकल एनालिसिस चलता था। तो हम लोग बायो के अंटिल 1950 हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन शुरू कर चुके थे लास्ट क्लास में। तो हेडिंग तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसमें जब तक अंटिल 1950 एनसीईआरटी लिखता है कि 1950 तक, मतलब 1950 तक हम लोग स्ट्रक्चर नहीं पता लगा पा रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तब तक डिस्कवर तो हुआ था लेकिन लोग उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाए थे। और जब अच्छे से यूज करने लगे तो स्ट्रक्चर का पता चलना शुरू हो गया। तो उससे पहले तक क्या होता था हम लोग वो बात करने जा रहे हैं। तो उससे पहले बायोकेमिकल एनालिसिस होता था, और बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन revealed that it consists of protein, lipid and कार्बोहाइड्रेट। बायोकेमिकल एनालिसिस से ये पता चल चुका था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बना है? प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट से। कि प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस चीज का पता लगाने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या किया? ह्यूमन आरबीसी, ब्लड सेल आइसोलेट करना बहुत आसान होता है, और ब्लड सेल्स को हम लोग इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इरिथ्रोसाइट में जब एनालिसिस किया तो पता चला कि प्रोटीन्स जो होता है इनके पास वो 52% होता है, और जो लिपिड होता है वो 40%, और बचा हुआ पार्ट क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। तो बचा हुआ पार्ट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन्स 52, लिपिड 40%। लेकिन दूसरे सेल्स में, अदर सेल्स पे जब रिसर्च किया तो देखा कि कॉम्पोजिशन वेरिएबल है। मीन्स प्रोटीन लिपिड का कॉम्पोजिशन क्या होता है? अलग अलग होता है, परसेंटेज अलग अलग होता है। अदर सेल्स में देखा तो प्रोटीन्स 58 to 59% मिला, लिपिड 40% ही मिला, और कार्बोहाइड्रेट 1 to 2% होता है। कार्बोहाइड्रेट कितना? 1 to 2% होता है। तो अब देखिए अलग अलग सेल में प्रोटीन और लिपिड का कॉम्पोजिशन क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है, वेरिएशन है। तो ये सेल टू सेल हम कह सकते हैं ये क्या होता है? वेरिएबल होता है। लेकिन एनसीईआरटी का डेटा है, एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो ये लाइन आपको मिलेगा और इससे क्वेश्चंस भी आ जाता है। ठीक, कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट दिया होता है,
हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उसमें एक स्टेटमेंट में प्रोटीन होता है 52%, लेकिन कर देगा लिपिड के लिए। स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत। लेकिन डेटा तो सेम है, बस नंबर ऊपर नीचे कर दिया। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किसका 52 था, किसका 40 था। ठीक है, तो एनसीईआरटी डेटा है, याद रखिएगा। तो ये तो बात हो गई कि ये मेम्ब्रेन में लिपिड होता है और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है। अब मेन कंपोनेंट मेम्ब्रेन का क्या होता है? फॉस्फोलिपिड होता है। तो इसी बायोकेमिकल एनालिसिस से पता चला कि मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ, मेनली जो बना होता है किस चीज से बना होता है? मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ लिपिड, and among the lipid phospholipid is the major constituent of सेल मेम्ब्रेन। कि लिपिड में भी मेनली कौन? तो इन तीनों में मेन कंपोनेंट लिपिड, लिपिड में भी मेन कौन? फॉस्फोलिपिड। कि मेनली फॉस्फोलिपिड होता था। मेन कंपोनेंट क्यों कहते हैं लिपिड को? अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आ सकता है, क्या? वो कब कंफ्यूजन आएगा? जब आप रिवाइज करोगे कि सर ने कह दिया लिपिड मेन कंपोनेंट है और परसेंटेज प्रोटीन का ज्यादा है। अब ऐसे कैसे? जो ज्यादा होगा मेन तो वही होना चाहिए ना। बोलिए। तो कंफ्यूजन का पॉइंट हो गया कि सर ने तो लगता है गलती बता दिया कि मेन कंपोनेंट जो ज्यादा होगा उसको मेन मानना चाहिए और जो कम होगा उसको कम मेन मानना चाहिए, लेस। लेकिन मेन किसको मान रहे हैं हम लोग? लिपिड को। और प्रोटीन्स ज्यादा होने के बावजूद भी हम लोग कहते हैं मेन कंपोनेंट नहीं है। क्यों? जिसको समझने के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे जब फ्लूइड मोजाइक मॉडल, तो उसमें गुलाब जामुन का एग्जाम्पल आएगा कि गुलाब जामुन जब कभी खाया होगा तो उसके पहले देखा होगा कहीं ना कहीं किसी शुगर सॉल्यूशन में रखा हुआ होता है। तो जिस भी शुगर सॉल्यूशन में रखा हुआ है, कौन? गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन को मानना है कि प्रोटीन है और शुगर सॉल्यूशन क्या है? लिपिड। अब दोनों को अलग अलग वेट ले लो, तो इतना गुलाब जामुन है किसी शुगर सॉल्यूशन में, उसका निकाल कर अलग वेट लो और शुगर सॉल्यूशन का वेट अलग लो, कौन ज्यादा वेट में आएगा? गुलाब जामुन। लेकिन वो तो डूबा हुआ था शुगर सॉल्यूशन में। समझ में बात आई? तो मेन स्ट्रक्चर कौन हुआ? लिपिड। उसमें प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल है, बल्की मॉलिक्यूल है, तो ओवरऑल परसेंटेज ज्यादा हम किसका मानते हैं? प्रोटीन्स का ही आता है। लेकिन मेन जो बेस तैयार करता है मेम्ब्रेन का, वो लिपिड तैयार करता है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल है, फैला हुआ होता है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल है, फैला हुआ। तो प्रोटीन बल्की मॉलिक्यूल है, कम एरिया में ज्यादा डेंसिटी होता है। आई बात समझ में? तो प्रोटीन का परसेंटेज ज्यादा होने के बावजूद भी हम लिपिड को मेन कंपोनेंट क्यों मान रहे हैं? तो गुलाब जामुन इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है। समझ में आ गया ना गुलाब जामुन से? चलिए, भूख ना लग जाए। लग गई? तो मेम्ब्रेन मेनली किससे बना है? लिपिड। लिपिड में भी किससे? फॉस्फोलिपिड। क्यों? क्यों? इसका कारण है बिकॉज phospholipid forms the frame of the सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फ्रेम कौन तैयार करेगा? बेस कौन तैयार करेगा? लिपिड तैयार करेगा। इसलिए लिपिड को हम लोग क्या मानेंगे? मेन कंपोनेंट मानेंगे। अब हमें थोड़ी सी बात फॉस्फोलिपिड पे करनी है। फॉस्फोलिपिड को ही हम लोग फॉस्फोग्लिसराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉस्फोग्लिसराइड्स। तो फॉस्फोलिपिड कह लो या इसी को
फॉस्फोग्लिसराइड कहलाता है। तो फॉस्फोलिपिड्स को ही हम क्या कहते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड्स कहते हैं। ये मेन कंपोनेंट है किसी भी मेम्ब्रेन का। और इसका काम क्या है, इसका काम है मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी बना के रखना। मेम्ब्रेन को क्या बना के रखना, फ्लूइडिक बना के रखना। मेम्ब्रेन को फ्लूइडिक बना के रखता है। तो हमने पढ़ा था मेम्ब्रेन सेमी फ्लूइड नेचर का होता है। क्यों होता है? फॉस्फोलिपिड की वजह से। फॉस्फोलिपिड है जिस कारण से ये क्या रहता है, फ्लूइडिक बना रहता है। तो फ्लूइडिक होता है। तो इट प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, फॉस्फोलिपिड। लेकिन फॉस्फोलिपिड के बारे में जब हम इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर समझते हैं तो फॉस्फोलिपिड is an एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल। कौन बताएगा इसका मतलब? फॉस्फोलिपिड इज एन एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल। हाँ बोलिए। बैठिए। बैठिए। और कोई? सन्नाटा छा गया। ये नया शब्द आ गया, एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल। तो फॉस्फोलिपिड एक कैसा मॉलिक्यूल है, एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल, क्योंकि उसके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है। दोनों प्रॉपर्टी का मतलब हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी भी और हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी भी। मींस कोई भी मॉलिक्यूल, एम्पीपैथिक को डिफाइन कर रहा हूं, मॉलिक्यूल विच कंटेन बोथ हाइड्रोफिलिक या पोलर एंड एज वेल एज हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर एंड। तो कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों एंड होता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एम्पीपैथिक। उसको हम एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल का दर्जा देते हैं। ठीक। तो एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं, पहले हम उस पर बात करेंगे। तो किसी भी फॉस्फोलिपिड को हम दिखाते कैसे हैं? तो कभी भी किसी भी फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा तो ये दिखाया गया होगा, ये हेड है और ये टेल है, और कह दिया जाता है देखो ये फॉस्फोलिपिड है। यहां पे भी आप देख रहे हैं। ठीक। ये पार्ट हेड पार्ट होता है। ये पार्ट क्या होता है, हेड। और दो जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पार्ट है टेल पार्ट। तो हेड पार्ट और टेल पार्ट। जो हेड पार्ट होता है ये हाइड्रोफिलिक या पोलर एंड होता है इसके पास, और टेल पार्ट के पास हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर एंड होता है मॉलिक्यूल का। तो हेड पार्ट आपने बोला तो थोड़ा सही था। ठीक। तो टेल पार्ट और हेड पार्ट दो पार्ट बटा है। हेड पार्ट हाइड्रोफिलिक और टेल पार्ट। तो हाइड्रोफिलिक शब्द का मतलब जो पानी से वो पानी को पसंद करे और पानी को अट्रैक्ट करे और उससे बॉन्ड बनाए। हाइड्रोफिलिक का मतलब जो पानी को पसंद करे और पानी से जो बॉन्ड बनाए उसको हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक, और जो पानी से दूर जाए वो
हाइड्रोफोबिक, मतलब दोनों प्रॉपर्टी है। तो वैसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास दोनों प्रॉपर्टी होगा उस मॉलिक्यूल को हम लोग एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल कह देंगे। किसी भी मॉलिक्यूल के पास दोनों प्रॉपर्टी हो जाए एम्पीपैथिक। ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, दोनों प्रॉपर्टी आ जाए एम्पीपैथिक, तो इसके पास दोनों प्रॉपर्टी। लेकिन बात आती है क्यों ये दोनों प्रॉपर्टी कैसे आ गया, कोई बताएगा? कोई और पीछे से? नहीं पढ़ा? गुड। देखो, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा केमिस्ट्री हम लोग समझेंगे, लेकिन उसको याद नहीं करना है, बस समझने के लिए समझेंगे। क्यों कि हेड को पोलर क्यों कहते हैं और टेल को नॉन पोलर क्यों कहते हैं, थोड़ा सा केमिस्ट्री है, ठीक है? अब आपने जब भी पढ़ा होगा लिपिड के बारे में या फैट के बारे में, लिपिड ही फैट है, तो लिपिड या फैट के बारे में जब भी पढ़ा होगा तो बताओ कितनी चीजों से मिलकर बना होता है लिपिड? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, मतलब दो चीज से मिलकर बना है। कौन कौन? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बना है। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कोई बताएगा? ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर CH2OH, CHOH, ये ग्लिसरॉल है। फैटी एसिड किसको कहते हैं? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का लंबा चेन कहीं पे भी होगा हम उसको क्या कहेंगे? मिनिमम 16 कार्बन से ऊपर होना चाहिए, 16 या उससे ज्यादा। बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे इस चीज को। अब आप लोग बताना, अगर मैंने लिखा CH3, बताओ हाइड्रोकार्बन कहेंगे कि नहीं? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और केमिस्ट्री है। अभी भी हाइड्रोकार्बन है, इसका लंबा चेन बनाते हैं, CH2 जोड़ते चले जाओ, बढ़ता चला गया, केवल CH2 जुड़ता चला गया, पहुंचते पहुंचते हम CH2 के साथ एसिड जोड़ दिए, इसी को फैटी एसिड कहेंगे। 15 16 17 कार्बन यहां पे लिखते चले जाओ और उसके साथ क्या जोड़ दो, इसी को हम क्या कहते हैं? फैटी एसिड। क्या है, समझ में आ रहा है? अब इतना लंबा बार बार हम लिखते थोड़ी रहेंगे, इसको हम R ग्रुप कह सकते हैं, अल्काइल ग्रुप ही तो है, बोलो। इसके साथ एसिड जुड़ा हुआ, तो ये भी एक, इसको भी हम फैटी एसिड कह सकते हैं। और इन्हीं दोनों के जुड़ने से क्या बनता है? लिपिड। तो लिपिड कैसे बना? ग्लिसरॉल और ग्लिसरॉल से बना हुआ कोई भी डेरिवेटिव कंपाउंड ग्लिसराइड्स कहलाता है, क्योंकि इसके पास फॉस्फेट है, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं? क्लियर? तो ग्लिसरॉल से बना हुआ कोई भी कंपाउंड क्या कहलाएगा? और यहां पे फॉस्फेट आ जाए तो फॉस्फोग्लिसराइड्स। ठीक, अब समझना। अब ये हमने कहा कि भाई लिपिड दो चीज से बना है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कैसा और फैटी का स्ट्रक्चर ऐसा। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ना है हमें, तभी तो लिपिड बनेगा। जोड़ने के दौरान क्या होता है, कहीं पे भी बॉन्डिंग के दौरान वाटर निकलता है, हाँ या ना? अब इसका एक मॉलिक्यूल लेके समझ रहे हैं, CH2OH, हमें बॉन्ड बनाना है एसिड के साथ, तो क्या होगा आप लोग बताना? R ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, क्या होगा? अरे वाटर निकलेगा, नहीं निकलेगा? केमिस्ट्री में पढ़ा है थोड़ा सा इस तरह का कुछ कि नहीं पढ़ा?
अब सर बोलोगे सर बायोलॉजी में केमिस्ट्री क्यों पढ़ाया जा रहे हो आप? हाँ, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो यहाँ पे कंपाउंड जो बनेगा इन दोनों के जुड़ने से, 3 कार्बन है ना ग्लिसरॉल के पास, पहले कार्बन के पास CH2O, ये हट जाएगा, क्या बचेगा? C डबल बॉन्ड OR। ठीक, दूसरा कार्बन CH, दूसरा कार्बन CH O, C डबल बॉन्ड OR। ठीक, 2 R आ गया तो डिफरेंस कैसे करेंगे? तो एक को R1 दूसरे को, ठीक। अगर हम तीसरा R भी जोड़ दे तो हम कहेंगे ये केवल लिपिड है, लेकिन हमें बनाना है, मतलब फॉस्फेट लाना पड़ेगा ना। फॉस्फेट का स्ट्रक्चर, H3PO4 का स्ट्रक्चर, कोई बात नहीं, मुझे याद है, पढ़ा तो होगा ही। ऐसा OH यहां पे भी है, ये भी जुड़ेगा तो वाटर निकलेगा। तो तीसरा कार्बन बचा हुआ इसके पास, ग्लिसरॉल के पास, अरे हाँ या ना, O, P डबल बॉन्ड OH, OH, ये बन गया फॉस्फोलिपिड। ठीक, अब बताइए पानी से बॉन्ड बनाने के लिए, पानी को अट्रैक्ट करने के लिए OH होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ, OH किसके पास है? फॉस्फेट के पास। ठीक, अब ये 3 पार्ट में बांट दो इसको, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। जब स्ट्रक्चर बनाते हैं हम इस फॉस्फोलिपिड का, तो जिसमें फॉस्फेट होता है वो होता है हेड पार्ट, और बचा 2 टेल, 2 R ग्रुप बचा ना, एक बन गया पहला टेल, दूसरा बन गया दूसरा टेल। अब बताओ R1 और R2, हम यहां पे कह सकते हैं ये R1 और ये, और फॉस्फेट वाला, तो हेड ही क्यों है पोलर? क्योंकि उसके पास फॉस्फेट है, और फॉस्फेट के पास वाटर से बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी। तो थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ लेने से ये समझ में आया ना क्यों कहते हैं इसको पोलर। अब ये नॉन पोलर क्यों? क्योंकि इसके पास कहीं पे भी OH इसके पास जैसा है ऐसा है क्या इसके पास? नहीं है, तो नॉन पोलर। इसके पास OH है, पोलर। पोलर क्यों? क्योंकि अगर इसने, समझना, अगर इसने H हटा दिया, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, और जिसके पास चार्ज, केमिस्ट्री। लेकिन समझ में आया? तो ये स्ट्रक्चर बन के कैसे आया समझ में आया? 2 ही टेल क्यों? अरे बोलो, 2 ही टेल क्यों? क्योंकि 2 ही R ग्रुप है, R1 और एक ही हेड क्यों? फॉस्फेट। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस केवल समझाने के लिए मैंने बताया है। टेस्ट में इससे कोई बात नहीं आएगा, बस आपको इतना याद रखना है, फॉस्फोलिपिड में 2 पार्ट होता है, पोलर हेड और नॉन पोलर टेल्स। मैंने बस इतना समझाया क्यों होता है, रट्टा नहीं, समझना है क्यों होता है। रटे थे ना? एम्पीपैथिक पोलर होता है, हाँ होता है। क्यों होता है उसका कारण है। तो ये सब बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे आप लोग। अब इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी के पेज नंबर 145 पे, जिनके पास भी एनसीईआरटी है, पेज नंबर 145,
है सबके पास? आसपास, आसपास किसी के पास है ना? बायोमोलिक्यूल तो शायद इसमें है ना। देखिए पेज नंबर मॉड्यूल का ही पेज नंबर 261, पेज नंबर 261 ये पढ़ना है आपको, लेकिन अभी नहीं, बाद में। 261 और 260 पे देखिएगा। देखिए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जोड़ कर दिखाया गया है। अगर 3 आर ग्रुप आ जाए तो हम इसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड, लिखा हुआ नीचे देखो। 2 आर ग्रुप है तो डाइग्लिसराइड, एक ही आर ग्रुप होता तो मोनोग्लिसराइड। तो 1 आर ग्रुप होगा तो, 2 आर ग्रुप होगा तो, 3 आर ग्रुप होगा तो यहाँ पे डाइग्लिसराइड और तीसरे आर ग्रुप की जगह हमने क्या ऐड कर दिया? फॉस्फेट, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड। तो 261 पेज नंबर पे देखो फॉस्फेट लगा के दिखाया है। अब उसके बाद का तीसरा CH2 वाला पार्ट मत देखना, बस देखो फॉस्फेट लगा हुआ है ना। अगर इसके साथ ये CH वाला ग्रुप लग जाए तो हम कहते हैं एक स्पेशल टाइप का फॉस्फोलिपिड, लेसिथीन नाम है, एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड का। फॉस्फोलिपिड बहुत तरह के होते हैं, जो हमारे हार्ट में मिलता है वो फॉस्फोलिपिड कार्डियोलिपिन होता है। तो अलग अलग तरह के फॉस्फोलिपिड, वो अभी नहीं पढ़ना है, ठीक? आया समझ में? तो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देख लिया आपने मॉड्यूल से, क्लियर है ये बात? तो ये तो फॉस्फोलिपिड क्या होता है, कैसे बनता है, तो अब आपको बस इतना याद रखना है, हेड पार्ट पोलर क्यों और टेल पार्ट नॉन पोलर क्यों। समझ में आ गया? तो जब किसी भी मॉलिक्यूल के पास ये दोनों चीज हो, हम उस मॉलिक्यूल को एम्पीपैथिक कह सकते हैं। अब एक पार्ट तो आपने समझ लिया। देख रहे हो, एक एक शब्द समझाने में कितना स्ट्रक्चर याद रखना पड़ता है। बस एक शब्द समझाया ना हम लोगों ने, एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल। समझना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रट्टा तो मार लेना ही है, और वो मारते ही आए हैं आप लोग, और आगे भी मारिएगा रट्टा। लेकिन अगर समझ के उसको याद कीजिएगा तो मेमोरी लंबे समय तक रहेगा याद, ठीक? तो ये तो फॉस्फोलिपिड है। अब फॉस्फोलिपिड हेड और टेल समझ में आया। अब इसके बाद ये जो फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड आर अरेंज्ड एज बाइलेयर इन दी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर किस रूप में होता है? अब फिर से क्वेश्चन क्यों? यस, ये इंप्रूवमेंट आएगा कुछ समय के बाद, जिसकी शुरुआत होगी। हर चीज का क्यों जब पूछा जाए जवाब आएगा, ठीक? तो क्यों फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में होता है? देखिए ध्यान दीजिए, किसी भी सेल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में पानी होगा, बोलो। सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, यहां भी पानी होगा, और जहां पानी होगा वहां हाइड्रोफिलिक पार्ट जाएगा, बोलो। तो बाहर की तरफ पानी है और अंदर की तरफ पानी है, तो किसी भी पार्ट को अगर हम सेल मेम्ब्रेन को इनलार्ज करें तो हमें पानी की तरफ हेड दिखाई देता है, बाहर भी और अंदर भी। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो मेम्ब्रेन स्टेबल नहीं रह पाएगा, क्योंकि पानी से इंटरेक्ट केवल हेड कर सकता है, टेल नहीं कर सकता। इसलिए मेम्ब्रेन हमेशा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के फॉर्म में रखता है, क्योंकि बाहर में अंदर में जो साइटोप्लाज्म है उधर भी पानी है, तो हेड पानी से इंटरेक्ट कर लेगा क्योंकि हाइड्रोफिलिक है, बाहर में भी पानी है
तो यहाँ भी पानी है, तो हेड इससे क्या कर लेगा, इंटरेक्ट कर लेगा। और जो नॉन पोलर पार्ट है जो कि पानी से दूर भागता है वो पानी से दूर रहेगा। तो दोनों स्टेबल हो गए, दोनों अपने अपने प्रॉपर्टी की तरह मिल गए। कि नॉन पोलर की तरफ कौन आ गया, नॉन पोलर, और पोलर की तरफ कौन चला गया, पोलर पार्ट। इससे स्टेबिलिटी मेम्ब्रेन में बढ़ जाती है। ठीक है, तो इससे मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर। तो ये तो बात हो गई कि फॉस्फोलिपिड किस तरह का होता है, और फॉस्फोलिपिड का ऐसा ही अरेंजमेंट बाइलेयर के फॉर्म में क्यों होता है। अब ये जो फॉस्फोलिपिड का जो चेन होता है, इसमें आपने क्या देखा, हेड ऑफ phospholipid is projected towards the, एनसीईआरटी लिखता है इसको एक्वस इन्वायरमेंट। एक्वस का मतलब पानी। तो फॉस्फोलिपिड का हेड किसकी तरफ है, पानी की तरफ। whereas the non-polar tails are, इसको बचा के रखा जाता है किससे, पानी से। प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट, जिस कारण से स्टेबल होता है, जो जैसा चाहता है वैसा रख दिया। तो नेचर भी क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। भाई तुम्हें पानी की तरफ रहना है, रहो, तुम्हें पानी से दूर जाना है, दूर जाओ। ठीक, तो होते ना दोस्ती, आपस में जो मिलते जुलते लोग हैं उनमें खूब अच्छी दोस्ती होती है, जो जैसा है उसके साथ खूब अच्छा मिलता है, मित्रता होती है। और सारे मित्र गायब हो गए आपके, मेरी क्लास में भागे हैं क्या। ठीक, तो हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द एक्वस कंपार्टमेंट, एक्वस इन्वायरमेंट, और नॉन पोलर टेल्स क्या है, उससे दूर गया, प्रोटेक्ट कर लिया गया। अब जो नॉन पोलर टेल होता है, जो नॉन पोलर टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड may contain, yeah, phospholipid consist of saturated and unsaturated fatty acid chain। तो नॉन पोलर टेल जो है वो किस चीज से बना होता है, सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। लेकिन ज्यादा क्या होगा, घर में रखा हुआ घी आपने देखा होगा, घी सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक, घी क्या हो जाता है, बटर क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। और घर में रखा हुआ तेल जो सरसों तेल होता है वो लिक्विड रहता है। क्यों, क्योंकि वहां पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो बताओ, किसी भी सेल के मेम्ब्रेन को सरसों तेल की तरह लिक्विड होना है या घी की तरह जमना है। तो न तो पूरी तरह से सरसों तेल की तरह लिक्विड होना है, ना ही घी की तरह जमना है, उसको बीच में रहना है। इसको कहते हैं सेमी फ्लूइड या क्वासी फ्लूइड। ठीक, तो इसके पास वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा फैटी एसिड होगा जो सॉलिडिफिकेशन की तरफ भी ले जाए और लिक्विड की तरफ भी रखे, मतलब दोनों होगा। लेकिन ये सॉलिड नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूल को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं ला पाएगा अगर सॉलिड हो गया तो। अगर ये सॉलिड हो गया तो कोई भी मॉलिक्यूल बाहर से अंदर या अंदर से बाहर नहीं आ सकता। और लिक्विड हो गया तो साइटोप्लाज्म बाहर निकल जाएगा। बहुत दुविधा है इसके पास। तो इसको दोनों चीज को सोच के चलना है। इसलिए ना तो पूरी तरह से सॉलिड होता है, ना ही पूरी तरह से लिक्विड होता है, ये जेल की तरह होता है। किसकी तरह होता है, जेल की तरह।
तो जेल जिस तरह का होता है ना तो पूरी तरह से सॉलिड ना ही पूरी तरह से लिक्विड, ठीक, उस तरह के अपने आप को क्या करता है मेंटेन, जैसे फेविकॉल होता है ना तो पूरी तरह से सॉलिड ही होता है ना ही पूरी तरह से लिक्विड, गाढ़ा जेल की तरह होता है। अब उसमें उसमें स्टिकी प्रॉपर्टी हटा लो, मतलब मेम्ब्रेन है, तो आप सोचोगे सर वो तो चिपक जाएगा सब, ठीक, तो उस तरह का प्रॉपर्टी क्या होता है सेमी फ्लूइड कहते हैं, उस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं सेमी फ्लूइड। तो सेमी फ्लूइड प्रॉपर्टी है, तो बताओ उसको अपने आप को लिक्विड बनाए रखना है कि नहीं थोड़ा बहुत, तो ज्यादा क्या होगा अनसैचुरेटेड, ज्यादा क्या होगा अनसैचुरेटेड, क्योंकि अगर सैचुरेटेड ज्यादा हो गया वो सॉलिड हो जाएगा, उसको अपने आप को सॉलिड रखते हुए थोड़ा लिक्विड बनाए रखना है, सेमी फ्लूइड बनाए रखना है, इसलिए वो ज्यादा क्या रखता है, होगा दोनों बट दे आर रिच इन अनसैचुरेटेड, दे आर phospholipid are rich in unsaturated fatty acid chain। तो यहां पे जो R1 और R2 दिख रहा है आपको, हो सकता है इसमें से दोनों R टेल अनसैचुरेटेड हो सकता है दोनों सैचुरेटेड, हो सकता है एक सैचुरेटेड और एक, तो ज्यादातर केस में हो सकता है कि एक अनसैचुरेटेड और एक सैचुरेटेड। अब वो सही हो गए, खुश हो गए, आ गई बात समझ में, क्लियर है ये पॉइंट्स। तो यहां पे हमने ये समझा कि फॉस्फोलिपिड होता क्या है, यहां तक हमने ये समझा कि फॉस्फोलिपिड होता क्या है। क्या अरेंज्ड एज अब है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बताने के लिए बहुत सारे थ्योरीज दिए गए हैं। एक थ्योरी आया है, जो एक थ्योरी है जिसका नाम है ट्राइलैमेलर मॉडल। ट्राइलैमेलर मॉडल या इसको सैंडविच मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है सैंडविच मॉडल। इसको प्रपोज करने वाले, याद नहीं रखना है इसको, ठीक, बस बता रहा हूं कि ये भी थ्योरी दिया गया था लेकिन रिजेक्टेड है, ये सब सिलेबस से बाहर है। डील करूं कि छोड़ दूं, नाम लिख के छोड़ दूं, ठीक। तो ये डेनली एंड डेवसन नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। किसने प्रपोज किया था, डेनली एंड डेवसन। इन्होंने ही सबसे पहली बार थिकनेस बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने प्रपोज किया, 75 to 100 एंगस्ट्रॉम बताया था, लेकिन ज्यादातर में क्या होता है 75 एंगस्ट्रॉम, ठीक। और इसका नाम ट्राइलैमिलर क्यों, क्योंकि इन्होंने बताया था 3 लेयर में होता है कौन मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कितने लेयर में बटा है 3 लेयर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, 3 लेयर में बटा होता है इनके अनुसार। एक लेयर कहलाता है प्रोटीन लेयर, दूसरा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और तीसरा फिर से प्रोटीन लेयर। तो प्रोटीन लेयर, फिर से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फिर से प्रोटीन लेयर। इसका थिकनेस इन्होंने बताया था 20 एंगस्ट्रॉम, इसका 35 एंगस्ट्रॉम और इसका 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक। इसको सैंडविच क्यों कहते हैं वो समझना।
फॉस्फोलिपिड तो बाइलेयर के ही फॉर्म में होगा ना, क्योंकि दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और इन्होंने बताया था कि ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ऊपर में एक प्रोटीन लेयर और नीचे में भी एक प्रोटीन लेयर। तो ये लेयर किसका? प्रोटीन लेयर। ये लेयर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और ये लेयर फिर से प्रोटीन लेयर। ठीक। अब इसको इसलिए सैंडविच कहा क्योंकि ये सैंडविच की तरह दिखता है। जैसे हम सैंडविच खाते हैं तो ऊपर और नीचे ब्रेड होता है और बीच में स्टफिंग होता है, तो यहाँ पे ऊपर और नीचे प्रोटीन है और बीच में स्टफिंग जो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक। तो ये लेयर, इसको सैंडविच क्यों कहा, सब ट्राइलेमलर क्यों? क्योंकि 3 लेयर में बांटा। इसको एक और नाम देते हैं PLLP मॉडल। PLLP मॉडल। PLLP मॉडल क्यों? क्योंकि प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन। लेकिन इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया था। कारण क्या है कि उन्होंने मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किसी मॉलिक्यूल का कैसे होगा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कैसे? कि मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी पोलर मॉलिक्यूल लिपिड बाइलेयर के थ्रू नहीं जा सकता, क्योंकि ये नॉन पोलर जो होता है ना टेल, ये पोलर मॉलिक्यूल को जाने नहीं देता, क्योंकि इसको अपने आप को बचा के रखना है। किससे? पानी से या उससे मिलते जुलते कंपाउंड। इसलिए ये अपने थ्रू किसी भी पोलर मॉलिक्यूल को जाने नहीं देगा। तो दिक्कत है जाने में। तो लेकिन इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि तो वैसे मॉलिक्यूल जाएंगे कैसे आखिर मेम्ब्रेन के थ्रू। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाने के कारण इनको क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। तो दिस मॉडल इज रिजेक्टेड। ठीक। इसके साथ साथ एक और मॉडल आया था जिसको हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और इसको प्रपोज करने वाले कौन थे साइंटिस्ट? रॉबर्टसन नाम के साइंटिस्ट। रॉबर्टसन ने इस मॉडल को प्रपोज किया था और इस मॉडल में कहा था कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबका स्ट्रक्चर सेम है। मेम्ब्रेन का, मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन ऑफ cell organelles are almost similar। और ये सही है। लेकिन इनका मॉडल जो था वो इन्हीं के मॉडल पे बेस्ड था। बस कहा था प्रोटीन यहाँ पे अलग तरह का होगा। ठीक। म्यूकोइड प्रोटीन बाहर में और अंदर में नॉन म्यूकोइड प्रोटीन। याद नहीं रखना है उसको। ठीक। बस प्रोटीन का नाम बदल दिया था और कहा था ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। लेकिन उन्होंने भी क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए इसको भी क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये मॉडल भी क्या है? रिजेक्टेड। तो ये भी मॉडल रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्टेड? तो बोथ मॉडल्स आर रिजेक्टेड as they did not explain about the selective permeability of membrane। नहीं भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा आपका। तो मन है तो लिखिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है। ये 2 मॉडल दिया गया है पहले से। ठीक। लेकिन दोनों मॉडल क्या है? रिजेक्टेड। बस इसमें 2 बातें याद रखने लायक है। एक, पहली बार थिकनेस किसने दिया, और दूसरा ये किसने बताया था कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल, चाहे गोल्गी बॉडी हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम हो, वैक्यूल हो, सबका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही स्ट्रक्चर होता है। इस कंसेप्ट को किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। तो दोनों में एक एक पॉइंट ही याद रखना है, बाकी सब पॉइंट बेकार है।
अब रिजेक्ट हो चुका है, स्ट्रक्चर खत्म। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल की। नोट कर रहे हो कोई? नेक्स्ट है, लिख लो लिख लो, बोर्ड के डेट तो नहीं आया अभी तक, एक टेंटेटिव डेट है अभी। कब से है? इस पर लगता है ऑन टाइम हो जाएगा नहीं? टर्म 1 टर्म 2 सब खत्म। पिछले साल हुआ था ना 2 बार एग्जाम बोर्ड का, और उससे पहले तो सबको पास कर दिया। वो बहुत अच्छा होता था। लेकिन समय भी तो खतरनाक था वो। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल को प्रपोज सिंगर एंड निकोलसन ने किया था। proposed by Singer and Nichols, very good, 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल को प्रपोज किया था, और ये आज भी मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। ये आज भी मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल, सबसे ज्यादा एक्सेप्ट इसी को किया जाता है। और इसको समझाने के लिए एक लाइन लिखा गया है इस मॉडल को समझाने के लिए, और वो लाइन है, प्रोटीन्स आर आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। कि प्रोटीन बर्फ के टुकड़े के समान तैरता हुआ नजर आता है, किसमें? लिपिड के समुद्र में। हाँ बिल्कुल समझ गई, गुलाब जामुन समझ में आ गया इसका मतलब। इसी को दूसरे तरीके से लिखा गया है, गुलाब जामुन यहाँ पे प्रोटीन है प्रेजेंट इन दी कॉन्संट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, और वो कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन क्या है? फॉस्फोलिपिड। हाँ हाँ, नहीं, सबसे लेटेस्ट और सबसे ज्यादा एक्सेप्ट इसी को किया गया है। जो शुरुआत में आया तो कुछ लोगों ने इसको भी तो एक्सेप्ट किया था, ठीक? तो मोस्ट वाइडली इसलिए कहा जाता है कि आज सबसे ज्यादा इसी को एक्सेप्ट किया जा रहा है। अब ये मॉडल कहता है कि लिपिड का समुद्र है, उसमें प्रोटीन्स बर्फ के टुकड़े के समान तैरते हुए नजर आ रहा है, ठीक? तो अगर हम दूर से देखेंगे तो प्रोटीन्स हमें कहीं कहीं दिखाई देगा, और लिपिड हमें समुद्र के रूप में दिखाई दे रहा है।
तो लिपिड का परसेंटेज है तो कम, लेकिन फिर भी मेन कंपोनेंट मेम्ब्रेन का क्या मानते हैं? लिपिड को। तो मेन कंपोनेंट क्या है? लिपिड ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट है कम, लेकिन स्प्रेड पूरे फ्रेम कौन बना रहा है? समुद्र कौन बना रहा है? लिपिड। शुगर सॉल्यूशन में ही गुलाब जामुन है, तभी फ्लोट करता रहेगा, नहीं तो फ्लोट नहीं कर पाएगा। तो गुलाब जामुन के लिए शुगर सॉल्यूशन का होना जरूरी है, नहीं? गुलाब जामुन के लिए शुगर सॉल्यूशन का होना जरूरी है। ठीक उसी तरह से प्रोटीन को फ्लोट करने के लिए समुद्र में जो फॉस्फोलिपिड की बात कर रहे हैं वो होना जरूरी है। लेकिन जब हम इसके नाम को देखते हैं तो कहता है कि ये नाम अपने आप में एक्सप्लेनेशन दे रहा है मॉडल का। बताओ यहाँ पे फ्लूइड शब्द किसके लिए? फॉस्फोलिपिड के लिए। मोज़ेक शब्द किसके लिए? अब मोज़ेक का मतलब क्या होता है? मोज़ेक का मतलब होता है कहीं कहीं पे पाया जाना। मोज़ेक एक पैटर्न होता है। अभी जो फर्श यहाँ पे है, कहीं कहीं पे काले काले धब्बे कहीं कहीं पे मिल रहे हैं, इस पैटर्न को हम मोज़ेक पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? मोज़ेक पैटर्न है। तो मोज़ेक मतलब धब्बे कहीं कहीं पे मिलना, मोज़ेक पैटर्न। ठीक। तो आप देखो प्रोटीन को हम दूर से देखेंगे तो एक प्रोटीन यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, दूर दूर में मिल रहा है कि नहीं? इसलिए हम इस पैटर्न को क्या कहते हैं? मोज़ेक पैटर्न। तो मोज़ेक शब्द किसके लिए? फ्लूइड शब्द किसके लिए? तो ये अपने नाम से ही इस मॉडल को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं? तो ये नाम ही इस मॉडल को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। अब यहाँ पे इधर अब कर दे पूरा। अब यहाँ पे मेम्ब्रेन 3 चीजों से मिलकर बना होता है। मेम्ब्रेन 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला लिपिड। ठीक। तो हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या मिलता है हमें मेम्ब्रेन में। तो पहला पार्ट हमें क्या मिल रहा है? लिपिड। लिपिड में 2 तरह का लिपिड हमें मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। कौन कौन? तो पहले टाइप का लिपिड जो होता है वो है फॉस्फोलिपिड। और मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड किस रूप में प्रेजेंट होता है? तो इट इज प्रेजेंट एज बाइलेयर। क्यों? मैंने बता दिया क्यों बाइलेयर के रूप में बता दिया। दूसरा, प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को कौन प्रोवाइड करेगा? फॉस्फोलिपिड। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन। तो जब आप एक्सरसाइज करोगे तो हमारे बॉडी में होम्योस्टैसिस समझते हो, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना। तो हमारे बॉडी में कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है तो वहां पे फ्लूइडिटी मेंटेन हो जाएगा। लेकिन प्लांट अगर कोल्ड इन्वायरमेंट में रख दिया जाए, ठंडे पानी में रख दिया जाए, तो बताओ उसका मेम्ब्रेन किस चीज को एक्स्ट्रा बढ़ाकर अपने मेम्ब्रेन को फ्लूइडिक बनाएगा? अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड बनाएगा कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाला फॉस्फोलिपिड? अनसैचुरेटेड वाला कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। अरे लो टेम्परेचर जाएगा तो अपने आप वो लिपिड की प्रॉपर्टी है लो टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई करने की। तो अगर उसको अपने आप को लिक्विड बनाना है तो उसको क्या बढ़ाना होगा? अनसैचुरेटेड को। ठीक। तो एक क्वेश्चन जब एक्सरसाइज करोगे तो मिलेगा कि अगर कोई प्लांट सेल को हमने कैसी ऐसी जगह रख दिया जहां पे टेम्परेचर बहुत लो है या कोल्ड वाटर है, तो बताओ वहां पे क्या होगा कि वो अपने मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। तो बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड व्हिच कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन। ठीक। तो ये फ्लूइडिटी को बनाए रखने में मदद करता है। तो ये तो पहला है। बाकी क्या है मैंने सब बता दिया है। दूसरे तरह का लिपिड होता है कोलेस्टेरॉल। दूसरे तरह का लिपिड कौन सा? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है यहाँ पे। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? नाम तो सुना ही होगा।
नहीं, कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन में पाया जाता है और इसका स्ट्रक्चर ज्यादा रिजिड होता है, ज्यादा खतरनाक होता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू फॉस्फोलिपिड। और फिर से आपको रेफरेंस देना होगा तो 262 पेज नंबर पे चले जाइए मॉड्यूल के। और जिनको एनसीईआरटी देखना है 145 पेज नंबर। टू 262 पेज नंबर पे देखिएगा तो जो डायग्राम दिया हुआ ऊपर में वो है, ऊपर में एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसका, रिंग कितने होते हैं कोलेस्ट्रॉल में, और नीचे में उसका पूरा स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का। ये स्ट्रक्चर किसका है? और इसके एक पेज पहले आपने फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखा, तो बताओ कौन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो पहले वाला कि दूसरा वाला? कोलेस्ट्रॉल में रिंग्स पाया जा रहा है, इसलिए रिंग होने के कारण ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक, तो कोलेस्ट्रॉल इट इज मोर रिजिड देन फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के रिस्पेक्ट में ज्यादा रिजिड कौन होता है? तो लिपिड ये भी है, लेकिन स्ट्रक्चरली ज्यादा रिजिड कौन? कोलेस्ट्रॉल। जिस कारण से इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी कौन देगा? कोलेस्ट्रॉल देगा। कैसे? देखो, किसी भी कंडीशन में हो सकता है, समझना फिर लिखना, पहले समझो। हो सकता है कभी कभी मेम्ब्रेन में के आसपास जहां भी सेल है वहां के आसपास टेम्परेचर बढ़ जाए। हमारे बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो लिपिड की प्रॉपर्टी है वो लिक्विड होगा, और अगर एक लिमिट से ज्यादा लिक्विड हो गया तो साइटोप्लाज्म लीक कर जाएगा, क्योंकि अंदर में वो भी लिक्विड है। तो उसको बचा के रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल कहता है भाई लिक्विड तो हो, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा लिक्विड नहीं होने देंगे। किसको? फॉस्फोलिपिड को। जिस कारण से वो मेम्ब्रेन को स्टेबल कर देता है। लिक्विड होने के समय वो एक लिमिट से ज्यादा उसको लिक्विड नहीं होने देता, क्योंकि अगर वो लिक्विड हुआ तो साइटोप्लाज्म बाहर आ जाएगा। अभी बता रहा हूं, ये समझ में आया? तो कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? स्टेबिलिटी देना। किसको? तो अगर क्वेश्चन है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है मेम्ब्रेन को कौन, और फ्लूइडिटी कौन प्रोवाइड करता है? डिफरेंस समझ में आया? तो फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, स्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, कोलेस्ट्रॉल। ठीक, क्यों स्टेबिलिटी? क्योंकि ये ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर में होता है। किसके? फॉस्फोलिपिड के। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। तो कोलेस्ट्रॉल is present only in eukaryotic cell and absent in prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है, केवल यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसीलिए नोट करके याद रखिएगा, होपेनोइड्स आर present in the membrane of prokaryotes, which function similar to cholesterol। तो इसके कारण मेम्ब्रेन प्लस बैक्टीरिया का भी क्या होता है? स्टेबल होता है। इस चीज को छोड़कर बाकी जो भी स्ट्रक्चर है यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन में सब सेम है। इसलिए अगर क्वेश्चन 2 बार नीट में आया है क्वेश्चन इस पॉइंट पे कि किसी भी यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में क्या सिमिलर है, तो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सिमिलर है। दोनों में फ्लूइड मोजाइक मॉडल फॉलो होता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे ज्यादा सिमिलरिटी किसकी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। क्वेश्चन आ चुका है, नीट में आया हुआ है, 2 बार आया है। एक बार एग्जाम्पल के रूप में पूछा,
कि क्लेमाइडोमोनास और यूकैरियोट में क्या सिमिलर है, तो क्लेमाइडोमोनास यूकैरियोट है, क्लेमाइडोमोनास और इकोलाई, इकोलाई क्या है, बैक्टीरिया, तो उसमें क्या सिमिलरिटी है, तो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ये तो बात होगी लिपिड, तो लिपिड दो तरह का, कौन कौन, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, दोनों का फंक्शन समझ में आया। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, कि मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स पाया जाता है वो कैसा होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, हम किसी प्रोटीन को कितनी आसानी से निकाल पा रहे हैं मेम्ब्रेन से। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स। मेम्ब्रेन प्रोटीन कितने तरह का, दो तरह का। एक तरह का प्रोटीन कहलाता है एक्सट्रिंजिक प्रोटीन्स, एक्सट्रिंजिक प्रोटीन जिसको कि हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। एक्सट्रिंजिक प्रोटीन जिसको हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। और दूसरा इंट्रिंसिक प्रोटीन जिसको हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। दो तरह का प्रोटीन, एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंजिक प्रोटीन हम आसानी से सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकाल सकते हैं। रब कर दे इधर। ये नहीं लिखा था क्या, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन रब हुआ है यहाँ, ठीक। तो this type of proteins can easily be isolated from the cell membrane as they are superficially, सुपरफिशियल का मतलब जैसे आप कभी कभी कहीं पढ़ते हैं ना तो जल्दी जल्दी पढ़ना होता है, तो वो सुपरफिशियल पढ़ाई होता है, वो लर्न नहीं होता है, वो सुपरफिशियल पढ़ाई होता है, तेजी से रिवाइज कर लिया केवल, क्यों, तो वो जल्दी दिमाग से निकलने की संभावना है, आसानी से वो निकल जाता है, आज पढ़ा कल गायब है, ठीक। दिस टाइप ऑफ प्रोटीन कैन इजिली बी आइसोलेटेड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, क्यों, एज दे आर सुपरफिशियली अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन से ये सुपरफिशियली अटैच्ड होता है, ठीक। तो इसका काम क्या होता है, दे फंक्शन एज, दे जनरली फंक्शन एज एंजाइम, और ज्यादातर केस में ये किस तरह का काम करते हैं, एंजाइम के रूप में। तो दे जनरली फंक्शन एज एंजाइम, एंजाइम के रूप में काम करते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जिसको हम आसानी से निकाल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन से। लेकिन जो दूसरे तरह का प्रोटीन है, दिस टाइप ऑफ प्रोटीन कैन नॉट बी isolated easily from the membrane, and their isolation requires crude method that is
यूज ऑफ डिटर्जेंट। समझ लो, अगर डिटर्जेंट यूज कर लिया तो मेम्ब्रेन टूटेगा। अब ये डिटर्जेंट ये मत समझना घर में जो हम यूज करते हैं वो वाला है, क्योंकि कुछ लोग सोचना शुरू कर देंगे ऐसे तो मेरा सारा सारा मेम्ब्रेन का लिपिड खत्म। हाथ धो रहे हैं कोरोना में तो सबका मेम्ब्रेन का लिपिड खत्म। तो समझना, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन में धसे हुए होते हैं। कुछ तो आर पार होते हैं मेम्ब्रेन से पूरी तरह से, और कुछ पार्शियली एम्बेडेड होते हैं। तो वैसे मेम्ब्रेन प्रोटीन को निकालना आसान नहीं होता। तो वैसे मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम चाह लें कि निकालना ही है उस मेम्ब्रेन को, तो हमें मेम्ब्रेन तोड़ना पड़ेगा। और मेम्ब्रेन तोड़ने के लिए उसके चारों तरफ से लिपिड को डिसॉल्व करना पड़ेगा। और लिपिड डिसॉल्व करने के लिए हमें डिटर्जेंट यूज करना। लिपिड के कारण डिटर्जेंट क्या होगा, लिपिड उसमें घुल जाए, लाइक डिसॉल्व लाइक, केमिस्ट्री पढ़ा होगा ना। तो उसमें वो डिटर्जेंट में क्या होगा, लिपिड। लेकिन सब भी जो सर्फ वगैरह यूज करते हैं उसके कारण होगा, दिक्कत तो होती है, लेकिन इतना नहीं कि मेम्ब्रेन ही खत्म हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। हाँ, ऑस्मोटिक बैलेंस चेंज कर देता है, इसलिए कभी कपड़े अगर धोया होगा तो हाथ वगैरह आपको दिखाई देगा कुछ समय के बाद सिकुड़ जाता है पूरा, क्योंकि वो पीएच को क्या कर देता है, वहां पे चेंज कर देता है। केमिकल का असर तो हमारे हम हाथों पे होता है। ठीक, तो ये प्रोटीन आसानी से ही निकलता नहीं है, तो जो नहीं निकलेगा आसानी से उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक। जो निकल गया आसानी से, तो ये कितने तरह का होगा, दो तरह का। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है कंप्लीटली एम्बेडेड, और दूसरा होता है पार्शियली एम्बेडेड। कंप्लीटली एम्बेडेड और पार्शियली एम्बेडेड। जो कंप्लीटली एम्बेडेड होते हैं मेम्ब्रेन में आर पार होते हैं, मेम्ब्रेन में आर पार होते हैं। जैसे कि फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड है, और ये प्रोटीन्स इस फॉस्फोलिपिड में पूरा आर पार हो गए। तो अगर इस तरह का कंडीशन है प्रोटीन का, तो हम प्रोटीन को क्या मानेंगे, इसको कंप्लीटली एम्बेडेड। और इस तरह के प्रोटीन को हम ट्रांस मेम्ब्रेन, पूरा ट्रांस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को पूरा क्रॉस कर गया तो ट्रांस मेम्ब्रेन। तो कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है टनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन्स। ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो जो मेम्ब्रेन में आर पार हो जाए पूरी तरह से उसको हम क्या कहेंगे, कंप्लीटली एम्बेडेड। लेकिन कुछ प्रोटीन इन्हीं में क्या होता है, आर पार नहीं होता, पार्शियली एम्बेडेड होता है, आंशिक रूप से धसा हुआ होगा। इस तरह का भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होता है। तो ये कंप्लीटली एम्बेडेड और ये पार्शियली एम्बेडेड। और जो एक्सट्रिंजिक प्रोटीन है वो इस तरह से होता है, जो आसानी से बाहर से अंदर की तरफ भी इस तरह से होगा और बाहर की तरफ भी। तो ये सब प्रोटीन क्या है, एक्सट्रिंजिक। ये जो बाहर में आसानी से निकल जाए तो एक्सट्रिंजिक, सुपरफिशियल अटैचमेंट है इन सब का। लेकिन जो धस गया वो इंट्रिंजिक है, वो कंप्लीटली एम्बेडेड भी हो सकता है और पार्शियली। क्लियर है। अब इस तरह का डायग्राम कंप्लीटली एम्बेडेड के लिए एनसीईआरटी जिनके पास है, पेज नंबर 233, एक बहुत ही सिंपल डायग्राम दिया हुआ है वहां पे। एनसीईआरटी में पेज नंबर 233। सिंपल है, नहीं मिला सिंपल। हाँ, देखो ये जो डायग्राम है एक सिंपल डायग्राम है, पेज नंबर 233 पे। दिख रहा है सिंपल सबको। इसमें कुछ प्रोटीन्स देखिए मेम्ब्रेन में पूरी तरह से धसा हुआ है,
जो बॉक्स बने हुए छोटे छोटे वो सब प्रोटीन्स हैं। वो देखो मेम्ब्रेन में आर पार है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता कैसा, उसका मैकेनिज्म है, ये पढ़ना है आपको। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता कैसे है आपने रटा है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं वो यहाँ पे समझ में आता है। ठीक, तो ये डायग्राम में मेम्ब्रेन में एम्बेडेड, ये कंप्लीटली एम्बेडेड, ये भी कंप्लीटली एम्बेडेड, ये भी कंप्लीटली एम्बेडेड, ये भी और ये भी। ये आगे में जो लेकर लगा हुआ है ये पेरिफेरल है। अरे बात समझिए, जिसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन रिक्वायर, दैट इज क्रूड मेथड। क्रूड मतलब खतरनाक, जिसमें मेम्ब्रेन टूटेगा। इधर अब कर दे। तो यहां तक हम लोगों ने बात की कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स की और लिपिड्स की। एक और बचा है कार्बोहाइड्रेट। मेम्ब्रेन में और क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, ये कार्बोहाइड्रेट इट इज प्रेजेंट एज ओलिगोसैकेराइड चेन्स। ये किस रूप में प्रेजेंट होता है, ओलिगोसैकेराइड चेन के रूप में। ओलिगोसैकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट तीन तरह का होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड भी ओलिगोसैकेराइड का टाइप है। ठीक, और पॉलीसैकेराइड। ठीक, मोनोसैकेराइड मतलब, मोनो मतलब क्या है, मोनो मीन्स सिंगल, बोलो। ओलिगो मीन्स फ्यू, फ्यू का मतलब 2 to 10। ठीक, पॉली मतलब मेनी, सबके साथ सैकेराइड का मतलब शुगर। इसका एग्जांपल ग्लूकोज। ग्लूकोज सिंगल शुगर है तो मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज एक अकेला मॉलिक्यूल है तो मोनोसैकेराइड। दो ग्लूकोज जुड़ जाए तो डाइसैकेराइड कह लो या ओलिगोसैकेराइड कह लो। 2 से 10 के बीच में कोई भी हो ओलिगोसैकेराइड कहलाएगा। ठीक, अरे समझ में बात आ रही है। 2 से ज्यादा 10 पॉलीसैकेराइड, जैसे सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, पॉलीसैकेराइड। स्टार्च पॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड का मतलब 2 से 10 के बीच में शुगर जुड़ा होगा आपस में, तो हम उसको क्या नाम देंगे, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स में भी एसोसिएटेड विथ, ओलिगोसैकेराइड हो सकता है कि एसोसिएटेड हो किससे, प्रोटीन से। अगर प्रोटीन से जुड़ा हुआ है अगर, तो हम कहेंगे उसको ग्लाइकोप्रोटीन। क्या कहेंगे उसको, और अगर ये जुड़ा हुआ किससे हो तो हम इसको नाम क्या देंगे, ग्लाइकोलिपिड। तो जैसा जुड़ा हुआ होगा वैसे इसका काम क्या होता है। तो these glycolipid and glycoproteins help in सेल टू सेल रिकॉग्निशन। से एक सेल दूसरे सेल को पहचानता कैसे है, इन्हीं से। एक सेल दूसरे सेल को पहचानता कैसे है, इसी ओलिगोसैकेराइड चेन से। ठीक, तो सेल टू सेल रिकॉग्निशन में मदद करता है ये। एग्जाम्पल, फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म और ओवम एक स्पेसिस का, जैसे मान लो ह्यूमन का स्पर्म और ह्यूमन के ओवम के बीच में फर्टिलाइजेशन हो तो फ्यूज हो जाएगा। लेकिन किसी दूसरे स्पेसिस के ओवम से फर्टिलाइज करने की कोशिश करेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि वहां पे दोनों के बीच में पहले इंटरेक्शन होता है। सेल पहचानता है कि सेम टाइप के स्पेसिस का स्पर्म और ओवम है या नहीं है।
12th में पढ़ना है इसको। एक केमिकल का नाम है फर्टिलिन एंटी फर्टिलिन इंटरेक्शन। फर्टिलिन और एंटी फर्टिलिन जब तक मिलेगा नहीं तब तक वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक, तो फर्टिलाइजेशन बिटवीन, ये बिटवीन लिखा हुआ है, स्पर्म एंड ओवम। इसमें किसका रोल होता है? कार्बोहाइड्रेट का, ओलिगोसैकेराइड चेन का, या ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड कह लो। दूसरा, ब्लड ग्रुप अगर कभी चेक करवाया होगा और किसी को सुना होगा कि ब्लड डोनेट करना है, तो ब्लड डोनेट क्यों होता है? क्योंकि किसी को दिया जाता है। तो जब किसी को ब्लड दिया जा रहा है तो पहले उसके बॉडी का ब्लड चेक किया जाता है कि सेम ब्लड ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है या, क्योंकि अगर डिफरेंट हो गया तो उस सेल को मार दिया जाएगा, ब्लड को खत्म कर दिया जाएगा, और डेथ भी हो सकता है इंसान को दूसरा ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया तो। ठीक, तो कारण क्या है? एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं आरबीसी के ऊपर। एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन दी आरबीसी मेम्ब्रेन which decides ABO ब्लड ग्रुप। किसको ए कहेंगे, किसको बी कहेंगे, किसको ओ कहेंगे, ये सब डिसाइड किसके कारण? एंटीजेंस। और वो किस चीज से बना है? ओलिगोसैकेराइड से। जैसे मान लो ये आरबीसी का मेम्ब्रेन है, मान लो ये आरबीसी का मेम्ब्रेन है, यहां पे शुगर इस तरह का है, तो मान लो इसको कह रहे हैं ए ब्लड ग्रुप है आरबीसी के मेम्ब्रेन पे। दूसरा ब्लड ग्रुप बी है तो उसके पास शुगर कुछ दूसरे तरह का होगा। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसके पास दोनों तरह का शुगर होना चाहिए, और ओ ब्लड ग्रुप है तो किसी तरह का एंटीजन नहीं होगा। तो कैसा इसके पास शुगर है उससे डिसाइड हो रहा है कि ब्लड ग्रुप कौन है। हाँ, ओ वाला किसी को दे सकता है, ले नहीं सकता, यूनिवर्सल डोनर होता है ओ ब्लड ग्रुप। वो नेगेटिव पॉजिटिव आर एच फैक्टर अलग चीज है, बस मैंने वो ब्लड ग्रुपिंग की बात की है। पॉजिटिव नेगेटिव अलग तरह से डिसाइड होता है। यहां तक बात समझ में आई? तो आज हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोजाइक मॉडल के थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस किया। अगली क्लास में हम लोग सीधे डायग्राम स्टार्ट करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे। टाइम हो गया था ना कि बचा हुआ है? हाँ, 5 मिनट ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा, वैन भी छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा कैसे होगा? चलिए, ऑनलाइन वालों समझ में आया? नोट कर लिया सबने?